बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है और फर्स्ट ईयर की बुक 3 से है। हम पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं, पोएम नंबर 8 जिसका टाइटल है ओज़िमेंडियस रिटन बाय पी.बी. शेले। सबसे पहले देखते हैं ओज़िमेंडियस है क्या। ओज़िमेंडियस एक सोनेट है। बेसिकली सोनेट ऐसी पोएम को कहता है, पोएम दैट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन, ऐसी नज़म जो 14 लाइन्स पर मुश्तमिल हो उसे आप सोनेट कहते हैं। इसमें ऑक्टेट होती हैं, ऑक्टेट कह लेंगे। फर्स्ट 8 लाइन्स इसको आप ऑक्टेट कहते हैं। फिर सेस्टेट, सेस्टेट कहते हैं जो लास्ट जो 6 लाइन्स बचती हैं उनको आप सेस्टेट कहते हैं। ठीक है जी। ओज़िमेंडियस जो है, अब इसको टाइटल का देखें। ओज़िमेंडियस बेसिकली एक बादशाह था इजिप्ट का, रामेसेस सेकंड भी कहते हैं इसको, रामेसेस सेकंड। इसके नाम के अगर डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ऑजी का मतलब होता है ब्रीद, मेंडियस का मतलब होता है टू रूल। ओज़िमेंडियस मीन ब्रीड टू रूल, ऐसा शख्स जो पैदा ही हुक्मरानी करने के लिए हुआ हो, ओज़िमेंडियस। ये मिस्र का बादशाह था। ही वॉज एन इजिप्शियन किंग। अपने गुस्से हकारत की वजह से बहुत मशहूर था, एक बेरहम बादशाह था। तो बेसिकली इसने अपने दौरे ज़िंदगी में अपना एक स्टैचू बनवाया था। अब उसके मरने के बाद एक शख्स, काफ़ी अरसे बाद एक शख्स मिस्र से वापस आ रहा होता है, उसकी मुलाकात होती है शायर से। तो वो शायर को बयान करता है स्टैचू के बारे में। स्टैचू जो था वो बहुत ही बड़ा था, पत्थर का बना हुआ था। अब वो जो है उस स्टैचू की हालत इंतहाई खस्ता थी, वो टूट चुका था। उसका जो मुजस्मा था, उसका सर जो था वो मुजस्मे से अलग होकर टूट के नीचे गिरा पड़ा था और सहरा की रेत में आधा दफन हो चुका था। बॉडी जो थी वो स्टैचू की वो मौजूद नहीं थी, सिर्फ 2 बड़ी बड़ी टांगें पत्थर की बनी हुई वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो ये जो सारा मुजस्मे का हाल जो है वो शायर बयान करता है इस पोएम में। आई मेट अ ट्रैवलर, शायर कहता है जी, आई मेट, मैं मिला, अ ट्रैवलर, एक मुसाफिर से, मैं एक मुसाफिर से मिला। आई मेट, मैं मिला, ट्रैवलर, एक मुसाफिर से, फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एंटीक पुरानी, ओल्ड एंशियंट। यहाँ पे बेसिकली एंटीक लैंड से मुराद है वो मुसाफिर जो था वो मिस्र की सरजमीन से वापस आ रहा था। तो एंटीक लैंड से मुराद बेसिकली इजिप्शियन लैंड है। आई मेट अ ट्रैवलर, मैं एक मुसाफिर से मिला, फ्रॉम एन एंटीक लैंड, जो कदीम ज़मीन से वापस आ रहा था। हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट, वास्ट बहुत बड़ी, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पेपर में अक्सर बेशतर आती है। ट्रंकलेस, बगैर धड़ के या बगैर जिस्म के, आप इसको बॉडी लेस कहेंगे। मुजस्मा था वो टूट चुका था, उसका सर टूट के नीचे गिरा हुआ था, धड़ जो था वो बिल्कुल मौजूद ही नहीं था, सिर्फ 2 टांगें वहाँ पे खड़ी हुई थी सहरा में। तो इसलिए उस मुजस्मे को वो क्या कह रहा है, ट्रंकलेस, ऐसा मुजस्मा जिसकी सिर्फ टांगें थी, ये जिस्म, ये जो धड़ जो था वो मौजूद नहीं था। हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स, टू वास्ट 2 बड़ी, एंड ट्रंकलेस लेग्स, और बगैर जिस्म की या बगैर धड़ की, लेग्स टांगे, ऑफ स्टोन, पत्थर की, स्टैंड इन डेजर्ट, स्टैंड खड़ी हैं, इन डेजर्ट, सहरा में। शायर कहता है कि मैं एक कदीम ज़मीन से वापस आने वाले मुसाफिर से मिला जिसने कहा, 2 बहुत बड़ी और बगैर जिस्म की टांगें, स्टैंड इन डेजर्ट, सहरा में खड़ी हैं। नियर देम, उनके करीब से मुराद है वो जो ट्रंकलेस लेग्स थी, उन टांगों के करीब क्या है जी, ऑन द सैंड, रेत पर, उनके करीब रेत पर, हाफ संक, सिंक, सिंक की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म संक, संक, गर्क या डूबा हुआ, ड्राउन,
नियर दैम उनके करीब, हाफ संक आधा गरक, अ शैटर्ड विजेज शैटर्ड बिखरा हुआ टूटा हुआ, विजेज विजेज चेहरा, फेस। नियर दैम उनके करीब, हाफ संक आधा डूबा हुआ या आधा गरक, गरक किसमें बेसिकली सहरा की रेत में आधा गरक, शैटर्ड विजेज टूटा हुआ या बिखरा हुआ, विजेज चेहरा, लाइज पड़ा हुआ है, हुज फ्राउन फ्राउन तेवरी माथे पे जो बल होते हैं, हुज फ्राउन जिसकी तेवरी यानी कि वो जो चेहरा टूटा हुआ है उसके चेहरे पे अभी भी क्या है, फ्राउन है, तेवरी है, माथे पे बल है, ग्लेयर स्टेयर स्काउल सिनोनिम्स है इसके। हुज फ्राउन जिसकी तेवरी यानी कि चेहरा टूट के गिरा हुआ है लेकिन अभी भी उस चेहरे पे क्या है, हुज फ्राउन जिसकी तेवरी, एंड रिंकल्ड लिप्स रिंकल्ड शिकनज़दा लिप्स होंठ शिकनज़दा होंठ, एंड स्नीयर स्नीयर हकारत गुस्सा, एंड स्टीयर और हकारत ऑफ कोल्ड कमांड कोल्ड बेरहम कमांड हुक्म की, और बेरहम हुक्म की जो हकारत है, ये सारी चीज़ें, चेहरा बेशक टूट चुका है बिखरा हुआ है लेकिन अभी भी उस चेहरे पे ये सारे उसके जो एक्सप्रेशंस हैं ये मौजूद हैं। कौन से, तेवरी भी है, माथे पे बल भी हैं, होंठ भी उसके शिकनज़दा हैं, और उसके गुस्से पे चेहरा जो है वो उसके चेहरे पे अभी भी गुस्सा जो है, बेरहम गुस्सा कह लें, वो अभी भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि माथे पे तेवरी शिकनज़दा होंठ जो हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से वाले, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वो एक बेरहम बादशाह था। एंड ड्रिंकल्ड लिप्स एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड टेल बताते हैं दैट इट्स स्कल्पचर स्कल्पचर मुजस्मा साज मुजस्मा बनाने वाला, दैट इट्स स्कल्पचर के इसके मुजस्मा साज ने, वेल दोज पैशंस रेड वेल अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से पैशंस जज्बात को रेड पढ़ा था, कि ओज़िमेंडिस के चेहरे पे उसने जज्बात को उसके एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से जांचा था, फिर उन्हीं जज्बात को उसने क्या किया था, मुजस्मे पे बना दिया था। टेल दैट इस स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रेड ये बताते हैं कि उसके मुजस्मा साज ने बहुत अच्छे तरीके से उन जज्बात को पढ़ा था, विच येट सर्वाइव जो अभी भी बाकी हैं, येट अभी तक, सर्वाइव बाकी रहना। स्टैम्प्ड स्टैम्प कंधा करना, स्टैम्प्ड कंधा किए गए हैं, नकल किए गए हैं, ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स इन बेजान चीज़ों पर, यानी कि उसने इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, ओज़िमेंडिस के चेहरे पे जो तासुरात थे उन तासुरात को वहाँ से निकाल के कहाँ पे स्टैम्प कर दिया, उसने पत्थर का जो मुजस्मा बनाया था उस पर कंधा कर दिया। द हैंड दैट मॉक देम हाथ, मॉक मॉक होता है मजाक, तमस्खर उड़ाना, मजाक बनाना। द हैंड दैट मॉक देम हाथ जो उनका मजाक बनाते थे। एंड द हर्ट दैट फेड एंड द हर्ट और दिल दैट फेड जो भरा हुआ था। बेसिकली ये ओज़िमेंडिस की लाइन है कि ओज़िमेंडिस के बारे में कह रहा है कि वो लोगों का मजाक उड़ाता था। एंड द हर्ट दैट फेड और उसका दिल जो था वो भरा हुआ था। भरा किससे था? गुस्से से, हकारत से भरा हुआ था। एंड ऑन द पेडिस्टल वो कह रहा है मुजस्मा जिस चीज़ पे बनाया गया था, जिस चीज़ पे मुजस्मा खड़ा था, पेडिस्टल वो उसके जो पाँव थे उसकी जो बुनियाद थी। एंड ऑन द पेडिस्टल और बुनियाद पे दीज वर्ड्स अपीयर ये अल्फाज लिखे हुए थे। कौन से अल्फाज जी? माई नेम इज़ ओज़िमेंडियस मेरा नाम ओज़िमेंडियस है। किंग ऑफ किंग्स मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स मेरे कामों को देखो। वर्क्स काम कारनामे, अजीम काम कह लें। लुक ऑन माई वर्क्स वो कह रहा है मेरे कारनामों को देखो। ये माइटी तुम अजीम लोगो, लोगो तुम खुद को अजीम कहते हो, तुम ज़रा मेरे कारनामों पे नज़र डालो। एंड डिस्पेयर और मायूस हो जाओ। मायूस क्यों हो जाओ? कि जिस तरह के कारनामे, जिस तरह के काम मैंने किए हैं इस तरह के कारनामे तुम कभी भी नहीं कर सकते। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, अजीम लोगो तुम मेरे कारनामों को देखो और मायूस हो जाओ। नथिंग बिसाइड रिमेन, नथिंग कुछ भी नहीं, बिसाइड करीब, रिमेन रहता। क्या इतने बड़े कारनामे किए हैं लेकिन शायर कहता है उसके पास मौजूद क्या है? कुछ भी नहीं है। राउंड द डिके, राउंड इट के डिके, डिके कहते टूटी हुई चीज़ को। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रैक, कोलोसल बहुत बड़ी रैक टूटे हुए। ये बेसिकली कोलोसल रैक वो जो बहुत बड़ा मुजस्मा टूट फूट का शिकार हो चुका था उसके लिए है।
राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रैक, उस बहुत बड़े टूटे हुए मुजस्मे के गिर्द अब क्या बचा है जी। वो कह रहा खुद को अजीम बादशाह कहता था, लेकिन अब उसके इर्द गिर्द क्या बचा हुआ, कोई उसका नाम नहीं लेता। और उसके इर्द गिर्द क्या है, बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस वसीओ अरीज एंड बेयर, बेयर सुनसान, द लोन एंड लेवल सैंड्स, लोन वीरान सुनसान, एंड लेवल सैंड्स, लेवल हमवार, सैंड्स सहरा, स्ट्रेच फार अवे, स्ट्रेच जो फैला हुआ है, फार अवे दूर तक। वो कह रहा है इतने बड़े कारनामे किए हैं, लेकिन इतने बड़े कारनामे करने के बावजूद कोई भी अब उसे याद नहीं करता। उसका मुजस्मा जो टूट फूट का, बड़ा मुजस्मा जो है टूट फूट का शिकार हो गया। उसके इर्द गिर्द अब क्या बचा हुआ है, वसीओ अरीज, दूर तक फैली हुई हमवार जो है वो सहरा बचा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जी ये इसकी ट्रांसलेशन थी। अब इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम को समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट 4 लाइंस ले लेते हैं, उनकी राइमिंग स्कीम निकालते हैं कि राइम, सबसे पहले तो ये कि राइमिंग स्कीम होता क्या है। राइमिंग स्कीम को समझने के लिए पहले एक टर्म होती है, उसको आप कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। उर्दू में आप इसको कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज। हम ऐसे अल्फाज जो बोलने में एक जैसे लगते हों, उनको आप कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज। फॉर एग्जाम्पल लेन और लेन, जितने भी आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलने में एक जैसे हैं। ठीक है, आल्टर, आल्टर, वर्ड्स अलग अलग हों लेकिन उनकी साउंड जो है वो बोलने में एक जैसे लगे, उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें आप राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। राइमिंग स्कीम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी पहली 4 लाइंस हैं, इनकी हम राइमिंग स्कीम निकाल के देखते हैं। देखिए पहली 4 लाइंस हैं। पहली लाइन में वो कहता है फॉर एग्जांपल आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। ठीक है जी। फिर दूसरी लाइन है हु सेड टू वास्ट एंड trunkless legs of stone stand in desert। फिर वो कहता है near them on the sand। थर्ड लाइन है near them on the sand half shattered half sunk a shattered visage lies। ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट 4 लाइंस हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। राइमिंग स्कीम निकालिए, मैंने राइमिंग स्कीम लिखी है, बेसिकली ओवरऑल जो पोएम है पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम है। फॉर एग्जांपल राइमिंग स्कीम निकालने का तरीका क्या है। राइमिंग स्कीम निकालने के लिए आपने हर लाइन के सिर्फ लास्ट वर्ड को देखना है। किसको देखना है, सिर्फ लास्ट वर्ड को देखना है राइमिंग स्कीम निकालने के लिए। फर्स्ट लाइन को आपने नाम दे लेना जी ए का। अब हर उस लाइन को ए का नाम देना है जो बोलने में लैंड की तरह हो। अगर लैंड से डिफरेंट उसका साउंड हुआ, प्रोनाउंसिएशन हुई, तो आप उसको अलग नाम देंगे। ठीक है, सेकंड लाइन को देखें, स्टोन है, स्टोन बोलने में लैंड की तरह लगता है, नहीं लगता है, इसको आप क्या देंगे, एक अलग नाम देंगे। फिर अगली लाइन पे आ जाए, सैंड, सैंड स्टोन की तरह लगता है, लैंड की तरह बिल्कुल लगता है। सैंड लैंड बोलने में एक जैसे हैं, इसको भी आप वही नाम देंगे जो उससे मिलता है। लैंड से मिलता है तो लैंड को ए का नाम दिया था, इसको भी आप क्या करेंगे, ए का नाम देंगे। ठीक है जी। इसी तरह से अगर वर्ड्स मिलते हुए तो आप उनको क्या करेंगे, आप उनको सेम लाइक हुज फ्रॉम
ठीक है जी। अब देखिए फोर्थ लाइन है, फ्रॉन स्टोन से मिलता है, इसको भी आप क्या देंगे, बी का नाम देंगे क्योंकि ये स्टोन से मिलता है, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी। ठीक है जी, ये राइमिंग स्कीम निकालने का तरीका है। राइमिंग स्कीम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हर लाइन के सिर्फ लास्ट वर्ड को देखते हैं। ये जो राइमिंग स्कीम लिखी है ये पूरी 14 लाइन्स की है, पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम है। फिर जब आप राइमिंग स्कीम लिख लेंगे, इसके बाद एक टर्म आते हैं जी कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, इट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन। एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए राइमिंग स्कीम में हम लाइंस को कंपेयर करते थे, लेकिन कॉन्सोनेंस में और एजोनेंस में आप कभी भी लाइंस को कंपेयर नहीं करेंगे। हर लाइन की एजोनेंस और कॉन्सोनेंस अगर हुई तो वो अलग अलग हुआ करेगी। देखिए कॉन्सोनेंस और एजोनेंस निकालने के लिए आप हर लाइन के फर्स्ट लेटर को सिर्फ देखते हैं, सिर्फ किसको, फर्स्ट लेटर को देखते हैं। अब देखें आई कहीं पे रिपीट हो रहा है स्टार्ट में, कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। एम कहीं पे नहीं हो रहा, ए हो रहा है, लेकिन इसके लिए आपको साउंड भी देखनी होगी। दो शराइत हैं सर, पहली तो एजोनेंस निकालने के लिए और कॉन्सोनेंस निकालने के लिए एक तो रेपिटेशन होनी चाहिए, रेपिटेशन ऑफ साउंड्स, लेटर्स की नहीं, साउंड्स अगर बोलने में उनके एक जैसे होंगे तो फिर आप उसको क्या करेंगे, फिर आप उसको एजोनेंस और कॉन्सोनेंस का नाम देंगे। ठीक है जी। एंटीक का स्टार्ट वाला ए किसका साउंड दे रहा है, आ का, यहाँ पे भी आ का साउंड है, तो रेपिटेशन हो गई। ठीक है जी, तो रेपिटेशन ये है किसकी, ए क्या है, आ क्या है, ये वॉल लेटर है। अगर तो रेपिटेशन हो वॉल्स की, फिर आप उसको नाम देंगे एजोनेंस का। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये बेसिकली एजोनेंस है। दूसरी लाइन को देखें, लाइंस को राइमिंग स्कीम में मैंने कहा आप लाइंस को कंपेयर करते हैं, एजोनेंस और एजोनेंस और कॉन्सोनेंस में आप लाइंस को कंपेयर नहीं करते हैं। हर लाइन की एजोनेंस और कॉन्सोनेंस अलग अलग हुआ करेगी। हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट, इसमें WSTVAT, ये आपने इनिशियल लेटर्स को देखना है, स्टार्ट वाले लेटर्स को। हु में व का साउंड है, कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा पूरी लाइन में। सेड में स, कहीं ये देखें सेड का एस का साउंड है स, स्टोन का एस का साउंड है स, तो ये भी क्या है, ये भी रेपिटेशन है। अब स साउंड जो है, एस जो है, ये क्या है, ये बेसिकली कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड अगर हुआ तो वो कॉन्सोनेंस होगी, अगर साउंड जो है वो आपका वॉल का हुआ तो फिर वो क्या होगी, वो एजोनेंस होगी। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट, इसमें आयरनी भी मौजूद है। आयरनी क्या है, आयरनी की डेफिनेशन है, इट इज़ यूज्ड टू प्रेजेंट ऑपोजिट मीनिंग्स ऑफ वर्ड, टू डिफरेंट आइडियाज़ अगर बयान किए जाएंगे वो क्या है, वो आयरनी है। इसमें आयरनी इस पोएम में कहाँ पे मौजूद है, इसमें जी माई नेम इज़ ओजिमेंडियस किंग ऑफ किंग्स, मेरा नाम क्या है, ओजिमेंडियस है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। फिर साथ ही वो कह रहा है लुक ऑन माई वर्क्स, यस लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर नथिंग बिसाइड रिमेन, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर आगे साथ ही कह रहा है नथिंग बिसाइड रिमेन, मैं इतना बड़ा मेरा नाम था, मैंने इतने बड़े बड़े कारनामे किए, नथिंग बिसाइड रिमेन, पास कुछ भी नहीं रहता। तो अपोजिट आइडियाज़ आ गए, तो ये क्या है सर, ये आयरनी है। ठीक है जी। फिर इमेजरी, इमेजरी है, इट इज़ यूज टू मेक द रीडर फील द थिंग्स थ्रू 5 सेंसेस। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं और वैसे ही आपको ऐसे लग रहा है कि ये रियलिटी में मेरी नज़रों के सामने, आप उस चीज़ को फील कर सकें, तो वो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप इमेजरी कहते हैं। तो जब आप ये लाइन पढ़ते हैं, whose frown and wrinkled lips and sneer of cold command, तो उसका चेहरा आपकी नज़रों के सामने आता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके माथे पे बल भी मौजूद है, शिकनज़दा होंठ हैं, उसके चेहरे पे गुस्से के तासुरात हैं, तो ये इमेजरी है। फिर जी हाइपरबोले, हाइपरबोले क्या है, बेसिकली इसको एग्जैजरेशन कहते हैं, ओवर स्टेटमेंट कहते हैं, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, इसको आप कहते हैं ओवर स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अब छोटे भाई को कहेंगे मुझे पानी का गिलास पिला दें, एक दफ़ा कहते हैं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जब वो नहीं सुनता है फिर आप उसे क्या कहते हैं, तो यार मैं तेन 20 बारी क्या, मैंने पानी का गिलास दे,
कहा आपने 2 दफ़ा, बढ़ा चढ़ा के आपने क्या कह दिया, मैंने तो मैं 20 दफ़ा कहा है। ये क्या है, ये ओवर स्टेटमेंट है। हाइपरबोले, एग्जैजुरेशन, ओवर स्टेटमेंट सेम मीनिंग है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। यहाँ पे हाइपरबोले जो है किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह, ये क्या है, ये एग्जैजुरेशन है, ये ओवर स्टेटमेंट है। ठीक है जी, दैट वाज इनफ फॉर द पोएम। होप इट विल बी क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।